हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखो, ऑपरेशन जो सेट पे किए जाते हैं वो चार होते हैं। यूनियन ऑफ सेट करते हैं, या फिर इंटरसेक्शन करते हैं, या फिर डिफरेंस निकालते हैं, या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग इन चार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है यूनियन ऑफ अ सेट। देखो, यूनियन को दर्शाने का तरीका होता है ए यूनियन बी। ये वाला जो साइन आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है यूनियन। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, एक सेट है जिसके अंदर के एलिमेंट है 2, 3 और 4। फिर हमारे पास बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5 और 7। अब हमें क्या बोलेगा कि हमें यूनियन निकालना है, मीन्स ए और बी का यूनियन निकालना है। ए और बी का यूनियन में क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट ए में है वो सारे आएंगे, और जितने भी एलिमेंट बी में है वो भी सारे आएंगे। बट अगर कोई ऐसा एलिमेंट है, जैसे देखो यहाँ पर 3 जो है, वो 3 यहाँ पर ए में भी है और बी में भी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यूनियन में 3 अब 2 बार आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 3 4 लिखेंगे, 2 3 4। अब हम यहाँ से चेक करेंगे क्या 1 पहले आ चुका है, नहीं आया तो उसे 1 लिख देंगे। देन देखेंगे 3 पहले आ चुका है, हाँ 3 तो पहले ही आ चुका है तो 3 नहीं लिखेंगे। फिर देखेंगे 5 आ चुका है, नहीं आया तो 5 को लिख देंगे, वैसे ही फिर 7 को लिख देंगे। ठीक है। अब अगर आप इसको अरेंज करके लिखना चाहो लाइक असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, वरना इसमें भी कोई इशू नहीं है। ए यूनियन बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी। फिर अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए का वैल्यू 2 3 4, बी का वैल्यू 1 3 5 7 और सी भी एक अदर एलिमेंट है। यहाँ पर सेट है जिसका की वैल्यू है 2 5 और 9। तो यहाँ पर चेक करना है कि क्या ए यूनियन बी का वैल्यू बी यूनियन ए के बराबर होगा। तो जब आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि सिमिलर है, मतलब दोनों ही बराबर होंगे, दोनों में यही सारे एलिमेंट ही आएंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि या तो फिर आप ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो। अगर आप ऑर्डर को चेंज भी करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर यूनियन में। देन नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर ए यूनियन बी देन यूनियन सी। तो क्या इसको करेंगे तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पर मैंने इसे प्रूव करके दिखाया है। सबसे पहले यहाँ पर फाइंड आउट किया है बी यूनियन सी को, तो हमारा ये आया है। फिर उसके बाद उसको ए के साथ यूनियन किया है, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है। अब सिमिलरली देखो, इस वाले को भी सॉल्व करके देखा है यहाँ पर, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी जो ब्रैकेट में होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी को सॉल्व किया है तो ये आया है, उसके बाद यूनियन सी किया है तो ये आया है। तो अब देखो, ये वाला और ये वाला जो है वो दोनों ही सेम है, सिमिलर है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि या तो ये यूनियन बी यूनियन सी करो, या फिर इस तरह से करो, ब्रैकेट यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि ए जो है वो बिलोंग करता है ए यूनियन बी से। ठीक है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो, हमें पता है कि ए का वैल्यू क्या है, 2 3 4 है, और ए यूनियन बी का वैल्यू क्या है, 2 3 4 1 5 7। आप ऊपर देख सकते हो, हमने ए यूनियन बी का वैल्यू निकाला था यहाँ से। अब देखो, क्या इसको बिलोंग करना का क्या मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट ए के अंदर है वो सारे ही ऑलरेडी ए यूनियन बी के अंदर है। क्या ऐसा है? तो ऑफ कोर्स ऐसा है, क्योंकि देखो 2 यहाँ है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, इसको ये बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखो, हमने देखा यूनियन ऑफ सेट जिसमें कि एलिमेंट को जोड़ देते थे और उसके बाद एक नया सेट बन जाता था, तो वो यूनियन हो जाता था। अब इंटरसेक्शन क्या है कि मान लो दो सेट है हमारे पास, दो सेट के बीच में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी रिटर्न एज ए यूनियन बी। मीन्स जो ए से भी बिलोंग करे और बी से भी बिलोंग करे। जैसे मान लो कि ये जो है वो ए है और ये जो है वो बी है, तो दोनों से कौन वाला, ये वाला पार्ट जो है वो दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। तो इसी तरह से क्या करना है, इंटरसेक्शन अब निकालना है। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है ए की वैल्यू 2 3 4 5 और बी की वैल्यू 1 3 5 7।
अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो भी दोनों में कॉमन है वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो देखो क्या 2 दोनों में है, नहीं 2 तो दोनों में नहीं है तो नहीं होगा। 3 क्या दोनों में है, हाँ 3 दोनों में है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्या 4 है दोनों में, नहीं है। क्या 5 है, हाँ 5 है। तो यहाँ से हमारे इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 और 5, 3 और 5, जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल जिसमें दे रखा है कि ए के अंदर है 2 3 4 5 और बी के अंदर है 1 6 7 10। अब देखो इसके बीच अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ इसमें और इसमें तो कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इंटरसेक्शन का वैल्यू जो हो जाएगा वो एक नल सेट हो जाएगा। नल सेट मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, या फिर हम इसे ऐसे 5 से भी डिनोट करते हैं। और वैसे जो सेट होते हैं जैसे कि ए और बी है, इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि क्या ये सारे ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो पहला है हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी, क्या बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। जैसे हमने पहले पढ़ा ना कि ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो इसी तरह से क्या इसमें भी ये पॉसिबल होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा। कैसे होगा, देखो अगर ये ए है और ये बी है इसका इंटरसेक्शन, या फिर मान लो ये वाला बी है और ये वाला ए है, इसका इंटरसेक्शन दोनों तो सेम ही होगा ना। तो सेम होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर ट्रू हो जाएगा। वैसे ही देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर इस तरह से लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या ये दोनों सिमिलर होगा, तो हाँ ये सिमिलर होगा, क्योंकि ब्रैकेट कहाँ पर लगा है इससे मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग टू ए। क्या ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए को बिलोंग करेगा। चलो इसे समझते हैं। मान लो ये है ए और ये है बी, तो इसका जो इंटरसेक्शन बनेगा वो ये वाला बनेगा। अब बोल रहा है कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या ए को बिलोंग करेगा, हाँ करेगा ना, क्योंकि ये ए है और ये बी है। तो क्या ये वाला पार्ट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, कर रहा है ए को बिलोंग, क्योंकि उसी का कॉमन पार्ट है तो उसको तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो इस हिसाब से क्या कह सकते हैं कि ये वाला ट्रू होगा। वैसे यहाँ अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट क्या बी को बिलोंग कर रहा है, ये जो बी है इसको बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है क्योंकि वो तो उसी का पार्ट है, तो करेगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि अगर ये नल सेट हुआ तो मतलब ए के अंदर अगर कोई एलिमेंट ही नहीं हुआ तो जो नल सेट होते हैं वो भी बिलोंग करते हैं किसी भी सेट से, ये भी एक बात होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मतलब दो अगर सेट्स दे रखे हैं तो उसका डिफरेंस क्या होगा इसके बारे में। वैसे अगर आप वेन डायग्राम से समझना चाहो तो मान लो ये एक सेट है और ये एक सेट है, तो ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी मतलब ए पूरा होना चाहिए पर बी नहीं होना चाहिए, मतलब बी ये वाला पार्ट है वो नहीं होना चाहिए, तो बचा कितना, सिर्फ ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये होना चाहिए। तो इसी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखो ए माइनस बी में क्या है, एक्स जितने भी है वो ए से बिलोंग करने चाहिए, बट वो एक्स जो होना चाहिए वो बी में नहीं होना चाहिए, मतलब ये कॉमन वाला पार्ट नहीं होना चाहिए और होगा कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। वैसे ही अगर b माइनस ए देखे तो मान लो ये वाला b था ना और ये वाला a, तो अब क्या करेंगे, b में जो पार्ट है वो सारे होंगे और a का जो पार्ट होगा वो नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा बाकी ये सारे होंगे। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है a का वैल्यू 2 3 4 और b का वैल्यू 1 3 5 7, ठीक है। तो अगर a माइनस बी करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a के जितने भी एलिमेंट थे उसको यहाँ पर लिख देंगे 2 3 4। अब हम क्या करेंगे कि b में जो जो एलिमेंट आपको दिख रहा है ना उसको यहाँ से डिलीट कर दो। क्या 2b में है, नहीं है। क्या 3b में है, हाँ इसको कट कर दो। क्या 4b में है, नहीं है। तो इस हिसाब से जो लास्ट एलिमेंट हमारे पास बचेगा वो सिर्फ 2 और 4 बचेगा, ठीक है। ए माइनस बी का इतना मतलब समझो कि ए के सारे एलिमेंट लिख दो और बी में जो जो एलिमेंट दिख रहे हैं कि इसमें आ रहा है उसको डिलीट मार दो। बस यहाँ से ये जो आंसर आ जाएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। वैसे ही बी माइनस ए वाले केस में भी करना है, बी के जितने भी एलिमेंट उसको पहले लिख लो, फिर जो ए में आ रहा है उसको यहाँ से डिलीट कर दो, फिर जो बचा उसको यहाँ पर लिख दो, वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप यहीं पर एक एग्जाम्पल में ही देख लो ना, ए माइनस बी का आंसर ये आ रहा है, बी माइनस ए का आंसर ये आ रहा है, तो है ना दोनों इक्वल नहीं है। नहीं है तो इस हिसाब से क्या होगा, कुछ यहाँ पर नहीं होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
मतलब कोई भी अगर सेट दे रखा है तो उसके बाहर का जितने भी एलिमेंट होंगे उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। जैसे इसे समझते हैं, मान लो कि ये जो दे रखा है ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर मान लो ये ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये जो पूरा ए के बाहर वाला एरिया है वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका होता है इस तरह से, ए के ऊपर ऐसे डैश दे दो, या फिर ए के ऊपर इस तरह से बार दे दो, या फिर ए के ऊपर सी लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसी को फॉर्मल डेफिनेशन टाइप लिख रखा है कि ए कॉम्प्लीमेंट में एक्स आएगा जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर का होगा, और वो यूनिवर्सल सेट और एक्स जो होना चाहिए वो ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए, बाकी सारा जितने भी बाहर वाला वैल्यू है वो सारा ही होगा। अब यहाँ पे बता रखा है कि आसान भाषा में अगर आपको निकालना है ए डैश का वैल्यू, तो यूनिवर्सल में से ए को घटा दो, ए डैश का वैल्यू निकल गया। यू जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है इज इक्वल टू 236 एंड यू का वैल्यू इतना दे रखा है, तो अब ए डैश का वैल्यू निकालना है। तो ए डैश का वैल्यू में क्या होगा कि देखो, जो ए में आ रहा है उसको नहीं लिखना है, तो 1 आ रहा है ए में, नहीं आ रहा है लिख दो। 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है लिख दो। 3 आ रहा है, हाँ आ रहा है, मत लिखो। 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है लिख दो। 5 5 6 7 8 8 तक देखेंगे तो 6 तो आ रहा है, उसके अलावा जो जो नहीं आ रहा है लिख दो। फिर उसके बाद 9 आ रहा है तो 9 को मत लिखो, और फिर 10 नहीं आ रहा है तो 10 को लिख दो। समझ गए ना? मतलब ए का कुछ भी पार्ट नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी यहाँ पर बचा वो सारा का सारा यहाँ लिख दो, वो हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अब पढ़ते हैं हम ओवरलैपिंग या फिर इंटरसेक्टिंग सेट और ज्वाइंट सेट। मतलब जो भी सेट आपको दिखेगा जो कि इस तरह से ज्वाइंट हो रहा है वो ज्वाइंट सेट हो जाएगा, और जो ऐसा सेट होगा जो कि ज्वाइंट ही नहीं हो रहा है तो वो डिसज्वाइंट सेट हो जाएगा। अब इसी को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। देखो, set A and B are overlapping, intersecting और joint if they have at least one element in common। मीन्स एक एलिमेंट तो कॉमन में होना ही चाहिए इसको ज्वाइंट होने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में 1 2 3 4 है, 4 5 6 है, ठीक है। तो क्या ये दोनों ओवरलैपिंग सेट है? हमें इससे पूछा जा रहा है। तो क्या एलिमेंट कॉमन है? हाँ, 2 और 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन है। इसका मतलब क्या है? दे आर ओवरलैपिंग, ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे पर, ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट सेट के बारे में। तो वैसा सेट जिसके बीच में कॉमन कुछ होगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? वो डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। मीन्स इंटरसेक्शन करने पर फाई आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जैसे ये वाला देखो 1 3 5 2 4 6 सेट, कुछ भी कॉमन है? नहीं है कॉमन। तो यहाँ पर जब पूछा जा रहा है तो 5 वैल्यू आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं मिल रहा है इसमें। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो देखते हैं। देखो, ए कोई सेट दे रखा है, ठीक है। अब ए को अगर फाई के साथ यूनियन करेंगे, फाई मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, तो ए को अगर फाई के साथ यूनियन करेंगे मतलब किसी चीज के साथ यूनियन ही नहीं किया, तो क्या आंसर आ जाएगा? यही आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये हो गया। अब बोल रहा है कि ये मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को ए के साथ यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो यहाँ से यूनिवर्सल सेट आ गया। यहाँ पर ये वाला जो यू है वो यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पे ये वाला जो है वो यूनियन का साइन है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए को ए के साथ ही यूनियन करेंगे, मतलब ए है उसको ए के साथ ही यूनियन करेंगे, तो क्या आएगा आंसर? ए ही आएगा आंसर। तो यहाँ से ए आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ये वाला, देखो ए को इंटरसेक्शन करेंगे फाई के साथ, फाई तो कुछ होता ही नहीं है, तो उसके साथ इंटरसेक्शन क्या करेंगे तो क्या आएगा? मतलब कुछ नहीं के साथ करेंगे तो कुछ नहीं आएगा इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें तो कॉमन वाला लिखना होता है ना। जैसे मान लो ए में कुछ एलिमेंट है 1 2, और एक फाई है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ से आंसर फाई आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ए है, ए में यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब ए है उसमें यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? जो कॉमन है, कॉमन क्या है इसमें? ए कॉमन है, तो ए आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ पर ए है, उससे इंटरसेक्शन करेंगे ए का ही, तो ए का ए से इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? ए ही आ जाएगा, क्योंकि ए को ए में कॉमन क्या है? ए ही कॉमन है, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, पूरा का पूरा हमने यूनिवर्सल सेट ही ले लिया, उसी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, उसके बाहर तो कुछ है नहीं, तो वहां से कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा, मीन्स कुछ भी नहीं आएगा। फिर अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट पूछा, मतलब एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। देन अब यहाँ पे कह रहा है कि ए को लिया गया है और ए के कॉम्प्लीमेंट को, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये पूरा आउटर एरिया। अब इन दोनों का अगर यूनियन किया जाए तो क्या आ जाएगा? ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया।
अब बात कर रहा है कि ए और ए के बाहर का जो एरिया है उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, फाइव। क्यों नहीं कॉमन है, आप देखो ना, ये वाला है और इसके बाहर वाला जो एरिया है इन दोनों के बीच क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से फाइव आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि ए और बी दो सेट है, तो क्या ए और बी दो सेट है तो क्या ए जो है वो ए और बी सेट से बिलोंग करेगा, हाँ करेगा ही, क्योंकि ए तो ऑलरेडी इसके अंदर आ रहा है। वैसे ही बी क्या इससे बिलोंग करेगा, हाँ करेगा। वैसे ए यूनियन बी जो है वो क्या यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि वो तो उसके ही अंदर आ रहा है ना, ए बी यूनिवर्सल सेट के ही अंदर आ रहा है, तो इसीलिए इसे बिलोंग करेगा, ठीक है। अब वैसे ही बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या ए से बिलोंग करेगा, करेगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या बी से बिलोंग करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि बी तो यहाँ ऑलरेडी आ रहा है और उसका इंटरसेक्शन इससे बिलोंग करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज दे रखी है कि ए माइनस बी जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। चलो इसको प्रूव करके देखते हैं। ए माइनस बी जब करेंगे तो ए बनाया हमने, उसके बाद देखो यहाँ पर बी बनाया हमने, और ए माइनस बी का क्या मतलब होता है कि ए का तो सब कुछ लेना है पर बी का जो पार्ट है उसको हटा देना है, तो ये वाला पार्ट तो हमने हटा दिया, तो बचा क्या हमारा, ये पार्ट बचा, ठीक है। मैं वापस से बना देती हूँ, देखो ये वाला पार्ट सिर्फ बचा है। अब जब हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले देखो ये बी है, ठीक है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये इसके बाहर वाला पूरा पार्ट जो है ना। अब ए क्या होगा, ए तो ये वाला पूरा होगा, ठीक है। अब ये वाला पूरा और इसके बाहर का पूरा पार्ट, है ना। अब इसका जब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, और इस वाले में केस में भी ये वाला पार्ट आ रहा था, तो हुआ ना दोनों इक्वल। तो इस हिसाब से आपको ये याद रखना है। वैसे ही आप बी माइनस ए का करोगे तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, हालांकि हमने पहले ही देख लिया बट यहाँ पर इसे एक नाम दे दिया गया है कि आप इसे या इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता है। या इंटरसेक्शन को इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, बी इंटरसेक्शन ए लिखो या फिर ए इंटरसेक्शन बी लिखो, इससे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, रिजल्ट फिर भी सेम ही आएगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। मतलब देखो अगर इस तरह से लिखा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिख सकते हैं इस तरह से। और इसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ किया है, जैसे ए का वैल्यू हमने ये लिया, बी का वैल्यू ये लिया और सी का वैल्यू ये लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। तो जब हमने इसे फाइंड आउट करने के लिए गए हैं, सबसे पहले इसको बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट कर रहे हैं। बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी का यहाँ से 6 और 8 आ जाएगा, क्योंकि यही दोनों चीज़ कॉमन है। देन उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, मतलब इसका इसके साथ, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको फाइंड आउट करेंगे, ये वाली चीज़ को। तो सबसे पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी को पहले फाइंड आउट करा है हमने, फिर ए यूनियन सी को फाइंड आउट करा है। अब इन दोनों का क्या किया है, इंटरसेक्शन निकाल दिया यहाँ पर। तो इंटरसेक्शन निकालने पर हमें ये वैल्यू मिल रहा है। अब आप देखो ये वाला जो सेट है और ये वाला जो सेट है वो दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों ही सेम है और इक्वल है ना। तो इस तरह से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये जो होता है मीन्स यूनियन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर द इंटरसेक्शन, ठीक है। सो इस तरह से हमारा ऑपरेशन ऑन सेट खत्म होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।